हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशन में ये हमारा चैप्टर 6 रहने वाला है। चैप्टर 5 तक मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस अपनी अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। दैट वुड बी इनफ फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। और इसमें मैंने हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ भी छूटा नहीं है। सिर्फ ये देख लोगे, दैट वुड बी बेस्ट, आई वुड से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड स्ट्रक्चर वेरीज फॉर द इनोवेशन। देखो, ये तो हमें पता ही है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का साइज और स्ट्रक्चर जो है वेरी करता है इनोवेशन को करने के लिए। किस तरीके से? देखो, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन है तो आपको इनोवेशन उतना रैपिड तरीके से होगा, उतना क्योंकि इस पर ज़्यादा आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिसीजंस वगैरह ज़्यादा आपको, हम बोलेंगे अप्रूवल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सारे जो मैनेजमेंट ने जो अप्रूवल ले लिया बस वही, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि अगर किसी छोटे लेवल में, या हम बोल सकते हैं किसी कहते हैं ऑपरेशनल लेवल पे किसी बंदे ने कुछ भी इनोवेशन के लिए सोचा है, तो उसको अपने सीनियर्स को साथ अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, फिर उसके सीनियर्स को अपने सीनियर से लेने पड़ेंगे, उसके फिर उसके सीनियर्स को फिर अपने सीनियर से, ऐसे करके बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिले हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में। बट सेंट्रलाइजेशन में ये चीज़ जल्दी हो जाती है। बट सेंट्रलाइजेशन में जो भी इनोवेशन होते हैं, डेट वुड बी हम बोल सकते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फॉर द मैनेजरियल थिंग्स। बट जो डिसेंट्रलाइजेशन में लिए गए होंगे वो हमारे ऑपरेशन लेवल पे होंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में जो लिए होंगे उसमें हर एक चीज़ का ध्यान दिया गया होगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए उतने अच्छे हमारे लिए अच्छे प्रूफन होंगे कि जिससे हमारे पूरी बिजनेस की ग्रोथ अचीव हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन में जो हमारे हम इनोवेशंस लिए गए होंगे वो हमारे ऑपरेशनल लेवल पे बेस्ड होंगे। तो ये हमारा एक चीज़ें वेरी करती है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। फॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि फॉर्मलाइजेशन में हमारा डिग्री ऑफ चेंजेस यहाँ पर होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भैया जो रूल्स बन गए बस हमें उस हिसाब से करना है, नहीं। फॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि कोशिश होती है कि रूल्स के हिसाब से हो, बट डिग्री ऑफ द चेंजेस कुड बी अवेलेबल देयर, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, एब्सोल्यूट वेज एंड जो भी डिज़ाइन या रूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से ही काम हो। तो वो चीज़ पे हमारे लिए इनोवेशंस के लिए होते हैं कि भैया इसमें थोड़ी सी हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो इसमें इनोवेशंस जो हैं वो कहते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएंगे रेदर देन द स्टैंडर्डाइजेशन वन। फिर थर्ड आ जाता है हमारा मैकेनिस्टिक एंड द ऑर्गेनिक। मैकेनिस्टिक में होता है जिसमें ये एज़ पर द रूल्स होते हैं और टॉप मैनेजमेंट ही करता है, मतलब दिस इज़ लाइक एज द सेंट्रलाइजेशंस, ठीक है। और हम बोल सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। बट ऑर्गेनिक में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फॉर्मल लेवल पे होते हैं, और इसमें जो रूल्स होते हैं ना वो कि क्या रोल्स रहेंगे, कि कौन बंदा करेगा, क्या इनोवेशंस रहेगा, सब कुछ भी यहाँ पर एक तरीके से डिसाइड वे में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में क्या आता है हमारा कि अगर हमें कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रहने वाला है कि भैया जैसे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो हमारी मैक्सिमाइज हो जाए। वो हमारा सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि भैया जो भी कस्टमर चाहता है वो उसको पूरे अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। सेकंड हमारा ये होएगा कि मिनिमाइज द डेवलपमेंट साइकिल, कि भैया इतनी बार मैं बार बार ही इनोवेशंस नहीं करने बैठूंगा, मैं बार बार ही कोई चीज़ नई सेटअप करने नहीं लगूंगा। उसमें खर्चा बहुत होता है, R&D का कॉस्ट होता है, सोचना पड़ता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, सब चीज़ें हमारे यहाँ पे होता है। तो मैं मिनिमाइज़ करूँगा कि मैं एक ही बारी में ऐसा इनोवेशन निकालूँ कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी मेरे डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। अगर उसमें फर्दर मुझे कुछ डेवलपमेंट्स करने की ज़रूरत है एज़ पर द मार्केट, ये वो इतना मेरा अच्छा हो कि मुझे डेवलपमेंट कम से कम करनी पड़े, ठीक है। और अगर करनी भी पड़े तो उसकी कॉस्ट कम हो। ये मेरे मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अगर मैं कभी भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट की, कुछ भी इनोवेशंस की डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं तो, ठीक है। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर होते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस। टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला है सिक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल। सीक्वेंशियल हमारा होता है जिसमें हम जो भी कोई भी प्रोसेस करते हैं इनोवेशन के लिए वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि एक स्टेप मेरा ख़त्म होगा तब मैं दूसरे स्टेप में जाऊँगी, ठीक है। तो वो हमारा सीक्वेंशियल होता है। सीक्वेंशियल क्या होता है, ये थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्लो होता है, बट ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छे से होती है क्योंकि हमारा एक काम जो है तो तरीके से ख़त्म होता है तभी हम दूसरे पे जाते हैं, ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन इसमें अचीव हो सकती है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में हम जो भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉब्लम को एक ही बारी में मैनेज करते हैं, वो हमारा कहते हैं पैरेलल आ जाता है, ठीक है। सो इसमें आ जाता है
ये कम से कम टाइम लेता है, टेक्स लेसर टाइम, ठीक है। सो ये हमारा पैरेलल होता है। उसके बाद होता है स्टेज गेट प्रोसेस। स्टेज गेट प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस वेयर द स्टेप्स आर बाइफर्केटेड एज डिफरेंट स्टेजेस। जो भी हमारे जो स्टेजेस होते हैं ना, वो डिफरेंट स्टेजेस के बेसिस पे बाइफर्केट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट है, पहले हम बोल सकते हैं इसमें कि आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर नीड्स। सेकेंड हम बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। फिर हम उसे बोल सकते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोसेस। तो ये जो स्टेजेस है ना, वो हमारे बन जाते हैं स्टेज गेट प्रोसेसेस में। अब हर नेक्स्ट स्टेज में जाने से पहले ये चीज़ क्या करता है, ये इंश्योर करता है, ये गेट लगा देता है। उस गेट में क्या होता है, वो बताता है कि वेदर इट्स अ गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज और नॉट। मतलब आपने जो फर्स्ट जो स्टेज जिसमें हो आप, वो चीज़ अगर आपने ढंग से करी है, अगर ढंग से करी तो हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेज में नहीं चलते हैं। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आइडिया स्टेज है। अभी आप यहाँ पे आइडिया जनरेशन कर रहे हो जस्ट, ठीक है, आइडिया स्टेज है। उसके बाद एक गेट आ गया, आपने आइडिया जनरेट किया। आप बोलोगे क्या आपने आइडिया जनरेट कर लिया है कि आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं? अगर जनरेट कर लिया है देन इट्स गुड टू गो अहेड। फिर आप उसमें क्या करोगे, आइडिया जनरेट करने के बाद आप उसकी फीसिबिलिटी स्टडी करोगे, आप उसे एनालिसिस करोगे कि जो आपने आइडिया किया है उसमें क्या कहते हैं चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पे आपका जो आइडिया है वो फेल हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, क्या उसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी करना आपका ही सेकंड स्टेज है। जब आपने पूरी स्टडी वगैरह कर ली तब आपका एक गेट फिर से आ जाता है। क्या आपने अच्छी स्टडी कर रखी है, क्या आपने प्रोज एंड कॉन्स को पूरे लिस्ट कर लिया है? अगर आपने कर लिया है, ठीक है, सो नाउ यू आर गुड टू गो फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन पे जाने के बाद आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो। जो भी आपने पूरी एनालिसिस करते हो उस बेसिस पे आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइन की स्टेज पे आने के बाद आपके पास फिर एक गेट आ जाता है। आप फिर से रुक कर सोचते हो कि क्या मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो एज़ पर माई एनालिसिस है, एज़ पर माई आइडिया है। इफ़ येस देन यू कैन गो टू प्रोटोटाइप एंड द टेस्टिंग वन। अब प्रोटोटाइप और टेस्टिंग में क्या होता है, आप उसमें टेस्ट करते हो कि भैया जो आपने प्रोडक्ट बनाया था वो कहते हैं सही है, क्या वो कस्टमर को पसंद आएगा, नहीं आएगा, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो कस्टमर बियर कर सकता है, ये सब चीज़ें वो आपको इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर स्टेज में आते हो जिसमें आप फिर रुक के करते हो कि क्या आपने जो भी टेस्टिंग स्कीम में जो भी एरर्स वगैरह आए थे उसके पे क्या काम आपने कर लिया। अगर कर लिया देन इट्स गुड टू लॉन्च, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है स्टेज गेट प्रोसेस। अब स्टेज गेट प्रोसेस में क्या होता है, ये इसमें क्या बेनिफिट होता है सबसे ज़्यादा कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर द रिस्क कंट्रोल थ्रू द गेट्स। क्योंकि आपने इतने गेट्स लगा दिए, इसमें आपने इतने कंट्रोल लगा दिए कि कुछ भी आपका नुकसान होगा आपको पहले ही पता चल जाएगा इन सारे गेट्स में, तो आपका जो भी काम होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। और आपके रिस्क जो होंगे उसमें आप बहुत अच्छा खासा रिडक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ये भी एक हमारा एक हम बोल सकते हैं टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर की नीड को हम सबसे ज़्यादा मेन मान चलते हैं कि भैया कस्टमर इज़ द पर्सन जो कि भैया जिसके बेसिस पे हमने सारा काम करना है, वही हमारा सब कुछ है, ठीक है, वही हमारा पूरा मालिक है, ये मान के हम इसमें चलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले कस्टमर की नीड देखते हैं, कस्टमर्स नीड, देन एनालाइजिंग दैट हाउ टू फुलफिल। भैया इसकी जो नीड है उसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर उसको पानी चाहिए तो हम उसको पानी कैसे पिला सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें एनालिसिस, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर उसके लिए प्रोसेसिंग, भैया पानी ढूंढना, उसकी खोज वगैरह सब कुछ करना हमारी फिर प्रोसेसिंग में आती है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉन एज द हाउस ऑफ द क्वालिटी। क्योंकि इसमें हम जो क्वालिटी है वो किसको देख करके चलते हैं कि भैया कस्टमर की नीड को ध्यान दे करके हम देखते हैं। क्वालिटी है तो भी कस्टमर के ध्यान दे करके, कस्टमर को पसंद आएगी नहीं आएगी वो सब चीज़ें देख करके होती है। सो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट ये कहता है। उसके बाद हमारा आता है इसी में ही मैट्रिसेस टू चेक द परफॉर्मेंस। इसमें ना मैट्रिसेस भी लगाई होती है। मैट्रिसेस क्या होती है, दिस इज नथिंग एल्स जस्ट एज ए चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट लगाई होती है जिसमें हम सब कुछ बताते हैं कि क्या क्या कस्टमर्स की डिमांड थी, वो सब उसमें लिखी होती है कि क्या कस्टमर को चाहिए था, भैया ये सब चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, क्या वो चीज़ें मिल गई हैं, वही तरीके से हमें एक रिपोर्ट बना के दे देता है, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल द नीड्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम द इनोवेशंस, जो भी उसकी नीड थी उसको लिए बेसिस पे हमने चेकलिस्ट बनाई होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक द इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ द इनोवेशन। जिससे हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस थी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स थी वो फुलफिल हुई हैं नहीं हुई हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी इसमें क्या होती है कि हमें अगर डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए, हमें कोई प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती है, उसके लिए ना बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें डिसाइड करना होता है। फर्स्ट इज़ की प्रोडक्ट लॉन्चिंग टाइमिंग, कि भैया किस टाइम पर मैं वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाली हूँ, ये हमारे लिए बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एंड द कंपैटिबिलिटी, क्या उसके लिए मुझे क्या क्या लाइसेंसिंग लेने पड़ेंगे। अगर मैं किसी की रिसर्च के ऊपर फर्दर रिसर्च करके काम कर रही हूँ तो मुझे उसकी लाइसेंसिंग के लिए भी देखना चाहिए कि भैया मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ फिर इससे भैया मेरे को कहते हैं लीगली पैनलाइज होना पड़े।
ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है प्राइसिंग आपकी इतनी बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए कि आप अगर स्टार्टिंग में हो तो आपको अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है, साथ में आपका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मार्केट शेयर भी अचीव कर सको। अगर आपने कॉस्ट इतनी ही ज़्यादा बड़ी ली, कहते हैं, या अपनी प्राइसिंग अपनी इतनी ज़्यादा बड़ी लेकर के आए हो, इतना बड़ा अमाउंट लेकर के आए हो, तो हर कोई आपको ना इसी वजह से कहते हैं डिमोटिवेट फील करेगा कि आपके तो भैया प्राइसेस ही महंगे हैं, कोई ट्राई भी नहीं करना चाहेगा, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको प्राइसिंग आपकी यहाँ पे बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि आप यहाँ पे अपनी जो भी कॉस्ट है उसको भी रिकवर कर रहे होते हो, साथ में मार्केट शेयर को भी इंक्रीज़ करते जाते हो। ठीक है। फिर फोर्थ आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपका बहुत होता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन अगर ढंग से होगा तो आपका ब्रांड चलेगा, या आपका इनोवेशन या आपका न्यू आइडिया चलेगा, नहीं तो आपका जो भी ब्रांड या इनोवेशन है मार्केट से वो आउट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अलायंसेस विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अलायंसेस करना, ठीक है, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करना, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स करना, गारंटीज़ एंड कंसाइनमेंट्स, इन सब की कहते हैं पॉलिसीज़ पे ध्यान देना, कि आपका डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाता है। मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी तो भी आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये सब चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी। तो ये भी आपका बहुत बड़ा की एक्सपेक्ट हो जाता है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है। फिर हमारा आता है मार्केटिंग प्लान फॉर द डिफरेंट अडॉप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इसकी एक टेबल बनाई है। सो मार्केटिंग प्लान क्या हो सकती है डिफरेंट अडॉप्टर्स के लिए। देखो, अगर नीड्स देखी जाए, देखो आपको पता ही है यहाँ पे 5 कहते हैं तरीके के अडॉप्टर्स होते हैं: इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड द लेगार्ड्स। ठीक है। सो इनोवेटर्स एंड अर्ली अडॉप्टर्स एक जैसे होते हैं। अर्ली मेजॉरिटी हम बोल सकते हैं एवरेज यूज़र्स जो होते हैं वो होते हैं, और लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड्स होते हैं वो जो कि कहते हैं एकदम लास्ट में कहते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट तब यूज़ करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है। तो नीड अगर हम देखा जाए तो इन सब की नीड्स क्या होती है, ये भैया क्या देखते हैं, नया क्या है मार्केट में, ये उस चीज़ के ऊपर पीछे भागते हैं। ठीक है। सीक एडवांस द टेक्नोलॉजीज़। जो अर्ली मेजॉरिटी होती है वो क्या देखते हैं, वो बस ईज़ देखना चाहते हैं कि भैया किस तरीके से हमें ईज़ मिल सकती है, किस तरीके से हमें हर एक चीज़ मिल सकती है, वो इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। ठीक है। और जो लेट मेजॉरिटी होती है वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचाने के लिए उस कोशिश पे वो सिंप्लिसिटी पे देखते हैं। ठीक है। और मार्केटिंग अप्रोच जो होती है इनके क्या क्या हो सकती है इन सब के लिए, कि इनको बताया जाए कि क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हाईलाइट द एज होता है, मतलब इसमें एक तरह से हम फ़ायदे बताते हैं क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये अट्रैक्ट फील करते हैं। हम उनको बोले ना भैया हम आपको 2 कैमरा लगा करके दे रहे हैं, 3 कैमरा 5 कैमरा लगा करके दे रहे हैं, तो भैया वो हो सकते हैं एक तरह से मोटिवेटेड फील करें कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करें। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये चेक करते हैं कि भैया हमें इन कैमरास की ज़रूरत है भी या नहीं है। अच्छा, हमें कुछ बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, तगड़ा बेनिफिट होगा तो हम देखिए, कुछ हमारा बिल्कुल ही एफर्ट आधे से भी ज़्यादा कर देगा तो देखेंगे। तो ईज़ ऑफ द यूज़ यहाँ पे देखते हैं, या करते हैं सिंप्लिसिटी देखते हैं। जब इनको लगता है ना हर एक चीज़ जो है अब इसके अलावा ये नेसेसिटी बन चुकी है, इससे नीचे तो कोई चीज़ है ही नहीं, तब ये लेट मैच्योरिटी और लेगार्ड्स जो हैं उसी चीज़ों को बाय करते हैं। ठीक है। सूटेबल चैनल्स क्या हो सकते हैं इनके लिए, सिर्फ और सिर्फ जो भी अप्रोप्रिएट चैनल्स हैं उनको बता दो। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन बंदों को दिखा दो जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजिकल बेस या लीडर्स हैं उस मार्केट में, जो उस चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या फीचर्स नए ऐड किए गए हैं, उनको जा करके बता दो। डैट वुड बी इनफ। ठीक है। तो ये थे इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के पास सामान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी को टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब तक मार्केट में बहुत से बंदे बोलेंगे नहीं वो प्रोडक्ट अच्छा है, तब तक वो उसके लिए ये मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हाई रीच क्रेडिबिलिटी, आपको रीच ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तब जा करके ये कहते हैं वो चीज़ों को बाय करेंगे। लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स में क्या है कि भैया कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। ठीक है। बिल्कुल ही, मतलब आप मार्केट से जाने वाले हो, आप बोल रहे हो भैया चलो जी बहुत कमा लिया, धंधा पानी बंद करने का टाइम आ गया है, तब ये आके बोलते हैं अच्छा कुछ बच्चा कुछ आया है तो सस्ते में दे दो। तो ये लेट मेजॉरिटी वो वाले बंदे हैं। सो ये आपका आ सकता है, इस तरीके से आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान दिया है आपको। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बार बार देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।